किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार नई फसल बीमा योजना के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे किसानों को सूखा, बाढ़ एवं पौधों में लगने वाली बीमारियों से होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। श्री सिंह ने बताया कि ये योजना अति शीघ्र लागू की जाएगी। उन्होंने ये बताया कि ये योजना की विस्तृत जानकारी संसद के बजट सत्र में प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि प्याज की अधिकतम उत्पादन के बावजूद जमाखोरी की वजह से इसकी कीमतें बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार ने सभी प्रांतों को जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। सहकारी चीनी मिलों के भुगतान के लिए प्रदेश सरकार ने 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिससे किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हो सके। प्रदेश में 22 सहकारी चीनी मिलों पर किसानों का 646.30 करोड़ रुपए बकाया है। इनके साथ ही सरकार ने बकाया गन्ना मूल्य वाली निजी क्षेत्र की 36 चीनी मिलों के खिलाफ आरसी जारी कर दिया है। इस वर्ष शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण, आवास और ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग से पूरे उत्तर प्रदेश में 4.43 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। प्रमुख वन संरक्षक ने जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति का गठन किया है। इस समिति के संयोजक प्रभागीय वनाधिकारी, निदेशक सामाजिक वानिकी होंगे। सभी कार्यदायी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। समिति को पौधारोपण की सफलता सुनिश्चित करने के लिए समन्वय, नियोजन और नियमित सुनवाई की जिम्मेदारी दी गई है। मंडल स्तर पर मंडलायुक्त भी कार्य की समीक्षा करेंगे। 28 जून को प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय के सभागार में उत्तर प्रदेश के वन राज्य मंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अब ब्रिटेन भारत की मदद करेगा और इसके मद्देनजर ब्रिटेन का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही भारत आएगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने कहा है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्रगति की व्यापक संभावनाएं हैं। इस उद्योग को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए खेत स्तर पर क्रांति की आवश्यकता है तथा इसके लिए नीति निर्धारित करने के स्तर पर व्यावसायिक रवैया अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसान खेत में काम करता है और यदि उसकी पत्नी खाद्य प्रसंस्करण इकाई में काम करे तो दोनों मिलकर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बिक्री से आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। केंद्र सरकार ने देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का फैसला लिया है ताकि सभी गांवों तक संचार सेवा सुलभ हो सके और किसानों तक नवीनतम कृषि तकनीक एवं सूचनाएं सरलता से पहुंच सकें। इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-2015 में 50,000, वित्तीय वर्ष 2015-2016 में 1 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2016-2017 में शेष 1 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड सेवा से जोड़ने की योजना है। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। मूंगफली की बुआई का उपयुक्त समय आ गया है। मूंगफली की टा 64, कौशल गुच्छेदार तथा चंद्र व टा 28 फैलने वाली अच्छी प्रजातियां हैं। मूंगफली में फैलने वाली प्रजातियों की 80 से 100 किलोग्राम बीज की मात्रा तथा गुच्छेदार प्रजातियों की 60 से 80 किलोग्राम मात्रा आवश्यक होगी। रबी की फसल काटने के बाद यदि गर्मी की जुताई ना की हो तो इस कार्य को पूरा कर लें। वर्षा से पूर्व खेत में अच्छी मेड़बंदी कर दें, जिससे खेत की मिट्टी ना बहे तथा खेत वर्षा का पानी सोख सके। बैंगन, मिर्च, अगेती, फूल गोभी की नर्सरी डालने का समय आ गया है। पूसा क्रांति, पंत सम्राट, पंत ऋतुराज बैंगन की पंत C1, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, NP 46A मिर्च की व पंत गोभी 3, अर्ली कुवारी, पूसा अर्ली, सिंथेटिक अगेथी गोभी की उपयुक्त प्रजातियां हैं। बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा अथवा 2 ग्राम थीरम या कैप्टान से उपचारित करके ही बोएं। बीज की बुआई 1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर बनी कतारों में करें। बैंगन, टमाटर व मिर्च की फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई व निराई गुड़ाई करें। भिंडी की अच्छी फसल पाने के लिए बुआई का उपयुक्त समय आ गया है। परभीन क्रांति, आजाद भिंडी, अर्का अनामिका, वर्षा, उपहार,
VRO 5, VRO 6 व IIVR 10 भिंडी की अच्छी किस्में हैं। लोबिया की बुआई के लिए पूसा कोमल, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, अर्का, गरिमा अच्छी प्रजातियां हैं। ये समय केला की रोपाई के लिए उपयुक्त है। रोपण हेतु 3 माह पुरानी तलवार नुमा स्वस्थ व रोग मुक्त पुत्ती का ही प्रयोग करें। पुत्तियों के ऊपरी तने की कंद से 25 से 30 सेंटीमीटर पर काट दें। रोपाई से पूर्व सभी पुत्तियों को 1 ग्राम बाविस्टीन प्रति लीटर पानी के घोल में उपचारित कर लें। रोपाई के समय केवल कंद भाग को ही मिट्टी में दबाएं तथा रोपाई के बाद सिंचाई कर दें। सितंबर-अक्टूबर में लगाए गए पपीतों में अतिरिक्त नर पौधों को निकाल दें। लीची में गूटी बांधने का कार्य माह के दूसरे पखवाड़े में करें। इसमें मिलीबग की रोकथाम के लिए थालों 2% फाली डाल धूल डालकर गुड़ाई करें। और आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। गेहूं लखनऊ 1660 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी 1650 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 1580 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर 1500 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 1550 रुपए प्रति क्विंटल। उड़द दाल लखनऊ 3800 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी 3880 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 3860 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर 4000 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 3830 रुपए प्रति क्विंटल। अरहर दाल लखनऊ 5500 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी 5680 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 5560 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर 5580 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 5600 रुपए प्रति क्विंटल। मटर लखनऊ 2700 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी 2800 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 2760 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर 2850 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 2700 रुपए प्रति क्विंटल। और अब मंडी में सब्जियों के भाव। आलू लखनऊ 1650 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी 1600 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 1640 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर 1660 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 1600 रुपए प्रति क्विंटल। प्याज लखनऊ 1400 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी 1480 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 1400 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर 1440 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 1400 रुपए प्रति क्विंटल। हरी मिर्च लखनऊ 1200 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी 1250 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 1280 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर 1220 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 1200 रुपए प्रति क्विंटल। लौकी लखनऊ में 700 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी 750 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 750 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर 400 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 700 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर लखनऊ 1000 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी 1080 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 1000 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर 1060 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 1000 रुपए प्रति क्विंटल। तुरई लखनऊ 600 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी 680 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 640 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर 660 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 600 रुपए प्रति क्विंटल। और अब किसान भाइयों के लिए मंडी में फलों के भाव। पपीता लखनऊ 3000 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी 3050 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 3060 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर 3080 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल। दशहरी आम लखनऊ 3500 रुपए प्रति क्विंटल, बाराबंकी 3550 रुपए प्रति क्विंटल, हरदोई 3540 रुपए प्रति क्विंटल, सुल्तानपुर 3560 रुपए प्रति क्विंटल, उन्नाव 3500 रुपए प्रति क्विंटल। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। कल हम इसी समय फिर मिलेंगे कृषि जगत के नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। आप फूलों की व्यवसायिक खेती कर रहे हैं, तो कौन कौन सी फूलों की खेती आप करते हैं? जरबेरा जो पॉली हाउस में हो, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, उसमें जरबेरा करते हैं। और ओपन में हम ग्लैडुलस है और रजनीगंधा की खेती करते हैं। ये कैसे करते हैं आप? पॉली हाउस में खेती कैसे करते हैं? पॉली हाउस में तो हम जरबेरा की खेती करते हैं। इसके लिए तो हमें पॉली हाउस बनाना होता है और इसमें हमें जो टेम्परेचर मेंटेन करने रहता है, सबसे ज़्यादा होता है कि जब गर्मियों में 40-45 डिग्री टेम्परेचर जाता है, उस समय हमें टेम्परेचर करीब 38-35 के करीब में लाना रहता है। पॉली हाउस कैसे बनाते हैं? जैसे मान लीजिए हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ इतने इतने से फूल लगे हैं, तो जाहिर है कि जमीन इस तरह से नहीं होगा, क्यारियां बनाई गया 10 बनाई। हम सिस्टम जानना चाहते हैं कि आम किसान भाई, चूंकि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो लोगों को पता चले कि आप कैसे बनाते हैं, पॉली हाउस कैसे बनाया जाता है। पॉली हाउस का निर्माण तो हमारी जो है, जो पॉली हाउस की निर्माण कंपनियाँ करती हैं, उनके द्वारा बनाया जाता है। ये सब GI पाइप का जो स्ट्रक्चर है, वो उसके ऊपर ये पॉलीथीन पॉलीशीट डाली गई है, वो कंपनी बना के देती हैं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर जो मिट्टी है, मिट्टी को जो है जरबेरा के हिसाब से तैयार करते हैं और उसके बाद हम उसमें पौधा लगाते हैं। ये मिट्टी तैयार करने किस तरह से तैयार करते हैं, कैसे तैयार करते हैं? ये मिट्टी हमारी जो जरबेरा के लिए जो रिक्वायरमेंट मिट्टी होती है, वो मिट्टी हम बाहर से लाते हैं। उसके बाद हम इसमें गोबर की खाद, धान की भूसी, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद ये हम इसका एक पूरा मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी बेड बनाते हैं और बेड बनाने के बाद जब हमारी बेड तैयार हो जाता है तो हम इनको फ्यूमिगेशन करते हैं मिट्टी का, और फ्यूमिगेशन करने के बाद उसके हम 1 हफ्ते के बाद हम उसमें प्लांटिंग करते हैं।
आपने कहा कि मिट्टी बाहर से लाते हैं जी। बाहर से मिट्टी क्यों? यहाँ जो मिट्टी होती है वो काम नहीं आ सकती? नहीं, जरबेरा जो एक पौधा है ये बेसिकली पौधा हॉलैंड का है। तो जो मिट्टी जरबेरा को रिक्वायरमेंट होती है वो मिट्टी हम आसपास के ही खेत से लेते हैं। जो हमें सैंपल हर कोई इसका पीएच हमें देखना होता है कि किस पीएच की मिट्टी हो। तो अगर इस खेत में इस पीएच की मिट्टी नहीं है तो हमें दूसरे मतलब खेत से मिट्टी लानी पड़ेगी। और ये बेड हमें ऊंची बनानी होती है कि 2 फीट की है, 60 सेंटीमीटर ऊंची बेड है। तो इसके लिए हमें मतलब अलग से मिट्टी लानी पड़ती है। आम किसान भाई अगर जरबेरा की खेती करना चाहता है जी। तो उसे क्या करना चाहिए? आम किसान अगर जरबेरा खेती करना चाहता है तो उसको सबसे पहले तो पॉली हाउस का निर्माण करना है। और पॉली हाउस का निर्माण करने के बाद फिर उसको जो प्रक्रिया है मतलब जरबेरा लगाने का। मान लीजिए हमने टिश्यू कल्चर के पौधे मंगाए जी और लगा दिए। जी। लगाने के बाद क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है? लगाने के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान ये रहता है कि हमें उसमें कोई बीमारी ना आने पाए, तो या कोई फंगस का अटैक ना होने पाए। तो उसके लिए हम टाइम पे जो है फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे ज़्यादा पानी का भी रहता है कि हमें पानी किस हिसाब से देना है। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं होने पाए, नहीं तो पौधा सूखने लगेगा और फंगस आने लगेगा। ये जानकारियाँ आपको कहाँ से मिलती है कि ये जानकारी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? ये जानकारियाँ तो हमने जो जहाँ पहले पॉली हाउस थे तो वहाँ पे मैंने जाके उन लोगों से, किसानों से किया। और हमारे जो वैज्ञानिक गण हैं उन्होंने भी काफ़ी हमें मदद की, जो है कंपनी वाले जो जिन्होंने पावर सप्लाई करते थे वो, तथा जो हमारा जो उद्यान विभाग है इनके जो लोग साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग आते हैं वो भी समय समय पे हमें जो है जानकारी देते रहते हैं। पौधा आपने लगा दिया, पेड़ों को देखा, सिंचाई की क्या व्यवस्था होती है? इसमें हमारी सिंचाई ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई होती है। ड्रिप द्वारा हम हर पौध के पास पानी जो है जाता है और उसी ड्रिप से ही हम उसके पौधे को फर्टिलाइजर भी देते हैं। कि आम किसान भाई करना चाहे तो हमारा उद्यान विभाग राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तरफ जी अभियान छेड़ रखा है कि इस तरह की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। तो आपको किस तरह की मदद मिली है उद्यान विभाग से? तो 2009 में मेरा पहला पॉली हाउस बनाया था, जो उद्यान विभाग ने मुझे जो है मतलब प्रेरित करके बनवाया था, जो शायद यूपी का पहला पॉली हाउस था जिसमें जरबेरा की खेती मैंने शुरू की थी। 1000 वर्ग मीटर था, उसमें मुझे 50% अनुदान जो है उद्यान विभाग ने दिया था और काफ़ी मतलब प्रोत्साहित भी मुझे किया। उसी से प्रेरणा लेके अभी मैंने फिर 3000 वर्ग मीटर का और पॉली हाउस बनाया है, जो इसी साल अभी बना है। तो काफ़ी मदद उद्यान विभाग से हमें मिलती है, समय समय पे गाइडेंस मिलता है, अधिकारी लोग आके विजिट करते हैं, जिससे काफ़ी मेरा मार्गदर्शन होता रहता है। आम किसान भाई अगर करना चाहे, मान लीजिए आपकी तरह कोई शुरू कर रहा है, तो उससे आप क्या करना चाहेंगे? किस तरह से उद्यान विभाग से संपर्क कर सकता है? आम किसान अगर शुरू करना चाहता तो उसके लिए तो बहुत आसानी है, क्योंकि अब तो ज़िले पे हर जिला उद्यान अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पे जाके उनसे संपर्क कर सकता है, कैसे प्रोजेक्ट बनेगा, कैसे क्या है, काफ़ी जानकारी वो वहाँ से ले सकता है। और अगर जो जानकारी अगर हमसे भी लेना चाहे तो हम भी हर वक्त जो है किसानों को जो है यहाँ पे जानकारी मतलब देते रहते हैं। और डेली करीब 8 से 10 किसान हमारे यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश से विजिट करने आते हैं और जानकारी लेते हैं। तो काफ़ी जानकारी हम उनको दे देते हैं कैसे क्या करना है। टिश्यू कल्चर एक पौधा लगाने के बाद कितने दिन बाद तैयार होने लग जाता है, कितने दिन बाद फूल देने लगता है? टिश्यू कल्चर पौधा लगाने के 90 दिन बाद हमारा फ्लावरिंग देता रहता है और ये साल भर कंटिन्यूस फूल देता रहता है। और साल में एक पौधा 40 फ्लावर पर ईयर जो है फूल देता है और ये पौधा करीब 4 साल तक चलता है इसका। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि ये फूल, ये पौधा एक ही फूल देता है कि कटाई होने के बाद दूसरा फूल उसमें आता जाता है? नहीं, ये कटाई होने के बाद ये है ना फूल जो है ये एक तोड़ लेते हैं, नीचे से दूसरा फूल निकलता रहता है। ये कंटिन्यूस मतलब जो है साल में 40 फूल एक पौधा देता है। मार्केट में एक फूल का जो हमारा कभी जब डिमांड बहुत फूल महंगा होता है तो 10-12 रुपये तक भी जाता है एक फूल, और कभी डाउन होता है तो 3-4 रुपये का भी मार्केट जाता है। तो हमारा एवरेज का साल का प्राइस जो है करीब 4 रुपये पर फ्लावर का आ जाता है। मान लीजिए कोई किसान भाई 1 एकड़ में जी ये खेती करता है, जी, आप क्या अंदाजा लगाते हैं कितना लाभ होगा उसको? 1 एकड़ में अगर हम करेंगे तो हमें लगता है मतलब जो है मेरे हिसाब से जो मुझे जो लाभ प्राप्त हुआ है करीब 20 लाख रुपए जो है प्रति वर्ष जो है इससे लाभ कमा सकता है। हमारे किसान भाई बहुत कहते हैं शहर के तरफ आजकल भागने की परंपरा बनी हुई है। पढ़े लिखे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है वो इससे जुड़े, उनके लिए आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं भी शहर में मतलब मेरा ये गांव तो पुश्तैनी है, लेकिन हम लोग जब पढ़ाई के लिए सब हमारे फादर ने हम लोग सब शहर में शिफ्ट कर दिया था। और मैं भी जब मैं खेती करता था
जब मैं खेती करने से पहले मैं वकालत करता था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरा रुझान गांव की तरफ हुआ, तो मैं गांव आ गया और खेती मैंने शुरू कर दी। और वकालत छोड़ के जो है मैं खेती में शुरू हो गया, फूलों की खेती की। मतलब पहले ग्लेडुलस किया, और ग्लेडुलस तो मैं करीब 20 एकड़ में कर रहा हूँ। और आज देखा देखी करीब इस गांव के सारे सराउंडिंग के गांव के सारे किसान फूलों की खेती कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जो लोग शहर की तरफ भाग जाते हैं 2-3 हज़ार नौकरी करने के लिए, वो बहुत से हमारे गांव के जो नौजवान लड़के हैं जो शहरों में नौकरी करते थे, आज वो गांव वापस आके फिर खेती करने लगे। तो शुरू से कुछ नया करने का एक इच्छा तो अपने मन में थी, कुछ नया किया जाए। और थोड़ा ये भी था कि मतलब कुछ कमाने का भी था कि मतलब पैसा ज़्यादा आए, सबसे मेन चीज़ थी पैसा आने का। तो जो हम वकालत करते थे वो इतना मुझे प्रॉफिट नहीं होता था। और फिर मैं खेती की तरफ आया तो खेती में भी नुकसान ही मुझे मिलता था। खेती में जो परंपरागत खेती होती थी, धान गेहूँ आलू मैंने किया, उसमें भी जो है नुकसान ही रहता था, उसमें भी लाभ नहीं हुआ। फिर मुझे मन में आया कि क्यों ना फूलों की खेती क्यों की जाए, क्योंकि फूल तो काफ़ी महंगा बिकता है। तो मैंने आज से करीब 2000 में ग्लेडुलस की खेती बहुत छोटे से आधे एकड़ से शुरुआत की थी, और मुझे उसमें काफ़ी लाभ हो जो है, करीब 1 एकड़ से जो है 1.5 लाख रुपए का मुझे लाभ मिला था 4 महीने की फसल में। तो उससे काफ़ी मतलब मुझे हौसला मिला कि जो है ये तो मतलब सबसे अच्छी खेती, मतलब ये काम यही है कि मतलब इन सब उससे। तो फिर मैंने उसको रकबे को काफ़ी बढ़ाया कि मैं इसमें 20 एकड़ में ग्लेडुलस कर रहा हूँ। फिर मैंने जब पॉली हाउस किया तो 1000 वर्ग मीटर से जो एक आम किसान मुश्किल से साल में 10 से 20 हज़ार रुपये नहीं बचा पाता था, उससे मैं 5 लाख रुपए मैंने बचाया। और अब मेरा जो ये 1 एकड़ का पॉली हाउस है, अब शायद मुझे इससे 20 लाख रुपए साल में जो है मेरा आमदनी इससे होगी। हम अपने पढ़े लिखे नौजवान भाइयों से आपके माध्यम से अपील कर सकते हैं कि अगर नौकरी नहीं है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उद्यान विभाग और साथ में आप भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, जो किसान मतलब जो नौकरी की तलाश में मतलब गांव छोड़ के शहर की तरफ भटकते हैं और गांव में मतलब अपनी खेती ना करके जो शहर में नौकरी या कुछ करते हैं, उनसे मैं अपील यही करूँगा कि वो अपने गांव की तरफ आएँ और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जुड़ें। फूलों की खेती है, उसमें और भी कई मतलब व्यावसायिक खेतियाँ हैं जो करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। काफ़ी जो है ज़्यादा मतलब मुनाफा है और एक अपना जीवन स्तर काफ़ी सुधार सकते हैं। और अगर ये हमारे गांव में आर्थिक स्थिति देखना है तो हमारे गांव के और किसानों से अगर आप लोग मिलना चाहें तो आप उनसे संपर्क करें। देखिए कितना उन लोगों की आर्थिक स्थिति आज से 10 साल पहले क्या थी और आज क्या थी, कितना बदल गई है।